हुकूमत क्या मलिकाए हिंद के खिलाफ अपनी आवाज उठाने की, अपनी तुमने हिम्मत करी हथियार उठाने की। तुम्हारा वही हश्र होगा जो 1857 के बाद हुआ था, तुम्हारा वही ट्रायल होगा जहां बहादुर शाह जफर का ट्रायल लाल किले में हुआ था। तुम्हारी नाक रगड़ेंगे यू ब्राउन डॉग्स, तुम श्वेत लोगों के खिलाफ तुमने हिमाकत करी। और तब उन दिनों जैसे मैं बताता हूं, आपके सारे जो है क्या कहते हैं जिमखाना क्लब्स और ये जो क्लब थे, बाहर बोर्ड लगा होता था, अगर आपको कोई शक है, इंडियंस एंड डॉग्स नॉट अलाउड, भारतीय और कुत्ते अंदर नहीं आ सकते। और आप ये सह रहे थे और आप अपने वो ले रहे थे वहां से उसी सरकार से किताब, राय बहादुर, फलाना बहादुर, ये बहादुर, बकवास डरपोक कौम जिसमें लड़ने की क्षमता नहीं और बड़ी बड़ी बातें करते हो, उसके बाद फलसफा और फिलॉसफी झाड़ते हो। 800 साल तुम्हारी ऐसी तैसी हुई है, एक के बाद एक आताताई ने आके तुम्हारी तबाही कर दी, तुम्हारे मंदिर तोड़ दिए, तुम्हारी नालंदा जलाई तो 3 महीने जलती रही, और वो सब तो छोड़ो, सोने की चिड़िया सारा सोना उठा के सेंट्रल एशिया पहुंचा दिया, और उसको तो भी रहने दीजिए। आपकी इज्जत भी उठा के ले गए आपकी औरतें बेचने के लिए वेश्या बाजारों में, और उसके बाद तुम शांति की बात करते हो। आर यू डेड? जो आदमी जिसकी औरत को उठा के भेजा जाए वो शांति की बात करता है। आपको लड़ने का मादा जगाना होगा। और ये जो है ये जंग, माफ कीजिए गांधीवाद का जंग, ये बहुत हो चुका, और इसके खिलाफ पहली आवाज उठी थी तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ही इज द मैन जिसने इसको बोला उठो लड़ो। गीता के पहले अध्याय में भगवान ने क्या कहा है? अर्जुन युद्ध कर। बड़ी बड़ी फिलॉसफी मत झाड़ मेरे को कि साहब अपने भाई को मारूंगा, अपने दादा को मार दूंगा, गुरु को मार दूंगा तो क्या राज्य का फायदा। उन्होंने कहा वो सब ठीक है, लेकिन अगर तू इन्हें नहीं मारेगा अर्जुन, ये तेरे को मार डालेंगे, निर्दयता से तेरी बोटी बोटी काट डालेंगे, समझ गया? अब तू उठ और तू लड़। आपके लिए भी समय आ गया है कि जो क्षात्र भाव है उसको प्लीज जगाइए। जो आपस में तोड़ने की जो आपने जुनून बना रखा है कि हम टुकड़े टुकड़े खुद करेंगे और फिर जेएनयू में चिल्लाएंगे, आप प्लीज जागिए, नहीं तो वाकई ही में आपके टुकड़े टुकड़े होंगे। इसलिए जरूरी है ये जानना हु मेड अस फ्री, बोस और गांधी। क्योंकि आपका जो नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट, पोस्ट कॉलोनियल इंडियन स्टेट है, किस किस्म की स्टेट पैदा हुई, डिपेंड्स ऑन हु गॉट यू फ्री एंड हाउ। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? आपका वजूद आपका प्रेजेंट शेप कर रहा है और आपका फ्यूचर शेप करेगा। एंड अनलेस यू एक्सेप्ट द ट्रूथ, आप साहब बहुत सफर करेंगे, बहुत सफर करेंगे, और ये आपके सिर पे आ रहा है। कोई भी सरकार आ जाए, हथियार नहीं खरीदे जा सकते इस देश में, क्योंकि गांधीवाद है साहब। और साहब 10 साल से एक संत एंटनी थे, उन्होंने कोई हथियार नहीं खरीदा था। मैं ना मानूं भाई, मेरे कोई धांधली नहीं होनी चाहिए, मेरी धोती सफेद है। अरे साहब आपकी धोती सफेद है तो हम बुरे हैं क्या साहब? हमको कफन क्यों चढ़ा रहे हैं? ये हथियार चाहिए। 30 साल से बोफर गन के बाद कोई तोप नहीं आई। मिग 21 जहाज 1960 की दशक के हैं, आसमान से टपक रहे हैं। रफाल नहीं आया, एलसी नहीं आया, पत्थर मार के लड़ेंगे हम। नहीं साहब कोई धांधली नहीं होगी। जो भी डील करी उन्होंने उसमें अब बड़े बड़े बिच्छू के डंक निकल के आ रहे हैं साहब ऐसे पीछे। आपने अगस्ता वेस्टलैंड, बाकी हथियार 30 साल ना आए कोई बात नहीं साहब। जो वीवीआईपी हेलीकॉप्टर है वो तो फट से आएगा, और दुनिया का जो महंगा से महंगा हेलीकॉप्टर है, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट ने बोला साहब मेरे लिए बहुत महंगा है, वो हम लेंगे। और एक नहीं लेंगे साहब, 12 चाहिए हमको। और वो फट से ऐसे आए, 5 साल में आ गए, और अब लोग जा रहे हैं सलाख के पीछे। किसी को तो भेजो, किसी को तो भेजो, ताकि ये सिलसिला तो बंद हो। साहब मैं कहना ये चाहता हूं कि आपका वजूद, आपका माहौल बिगाड़ा गया। आजादी दिलाई नेताजी ने, उसके हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, और हम इस देश की जनता के सामने अब वो रखने वाले हैं। हम आपको चिट्ठियां पढ़वा देंगे, और कोई हिस्टोरियन को कोई शक है तो साहब हम आपको चिट्ठियां आपके साथ बैठ के पेन के साथ अंडरलाइन करके देंगे। साहब ये जरा पढ़ लीजिए, इसका मतलब क्या है। अंग्रेजी शायद दो मतलब आप निकाल सकते होंगे। वी विल शो यू माउंटेन्स ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। क्योंकि पहले हम चुप हो जाते थे कि यार ये हिस्टोरिकली शायद मेरे को रिसर्च मेथोडोलॉजी पे फॉल्ट कर रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि अब हमारे पास सारी किताब की किताब पोथियां हैं डॉक्यूमेंट्स की, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, फर्स्ट पर्सन प्राइमरी एविडेंस। और ये आप लोग देखेंगे हमारे देश की त्रासदी क्या है। आजादी दिलाई नेताजी ने, सुभाष चंद्र बोस ने। अंग्रेजों ने बोला नाक रगड़ेंगे, बम फट गया। जिस आईएनए की खबर उन्होंने छुपा के रखी थी 5 साल लड़ाई के, 6 साल लड़ाई के, वो एकदम से बाहर आई। उन्होंने बोला बहुत पब्लिक ट्रायल होगी ताकि हिंदुस्तान की फौज ठंडे पसीने माथे पे आ जाएगी, हम फांसी पे टांगेंगे सालों, जैसे 1857 में टांगा था। लेकिन एक फर्क था, 25 लाख भारत की फौज की नफरी हो चुकी थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड तक। 25 लाख, आज 13 लाख। अब समझ रहे हैं, 22.5 मिलियन, 25 लाख फौज थी जो हर मैदान जंग लड़ चुकी थी। अंग्रेजों के दांत तो खट्टे क्या, जर्मनों के दांत खट्टे किए थे, आपके जापानियों से लड़े थे, ठीक है, इटालियंस की ऐसी तैसी कर दी थी हमारी फौजों ने। और लड़ के आखिर तक अंग्रेज जर्नल अपने नीचे ब्रिटिश डिविजन्स नहीं, ब्रिटिश यूनिट्स नहीं, इंडियन यूनिट चाहते थे। बोलते साहब इनके खाने पे आधा खर्चा होता है, लड़ते दुगना है, लड़ते दुगना है। ये एक भारत एक महान विश्व शक्ति के रूप में उभर सकता था। प्लीज ध्यान से सुनिए जो मैं कह रहा हूं। भारत एक विश्व शक्ति के रूप में उभर सकता था क्योंकि 25 लाख की फौज विदाउट कंस्क्रिप्शन, बाकी सब जगह बाई फोर्स लोगों को भेजा जाता था फौज में, यहां वॉलंटियर होकर 25 लाख। ठीक है साहब, अगर ये सेना रहती, चीन क्या कौन सी ताकत थी जो इस देश का मुकाबला कर सकती थी? जाने के पहले अंग्रेजों ने इस फौज को 3.5 लाख कर दिया, 25 लाख से 3.5 लाख किया, और उसका फिर 2 में बांट दिया। पाकिस्तान की फौज, हिंदुस्तान की फौज यहां से निकली। अंग्रेजों ने, ध्यान से सुनिए,
अंग्रेजों ने जब जापान को जीत लिया, जर्मनी को जीत लिया, बोला यहां के लोगों का जो लड़ने का मादा ही खत्म कर देंगे। ऐसी पैसिफिक कॉन्स्टिट्यूशन इंपोज करी कि ये देश कभी उठ ना सके। अब तक जर्मनी जापान उठ नहीं पाए, आर्थिक रूप से कहीं भी पहुंच गए हो दुनिया में, मिलिटरीली दे काउंट फॉर जिल्ट, जीरो। और एक और देश जिसको ये किया गया, ध्यान से सुनिए, वो था भारतवर्ष। 25 लाख की फौज काटी, 3.5 लाख पे लाए, 2 टुकड़े कर दिए, और सोने पे सुहागा एक ऐसे बंदे को प्राइम मिनिस्टर चुना, सिलेक्ट किया गया, इलेक्ट नहीं हुआ। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने सरदार पटेल को इलेक्ट किया था। मत भूलिए इतिहास। सरदार पटेल वाज इलेक्टेड बाय द कांग्रेस वर्किंग कमेटी। अंग्रेजों ने गांधी जी के थ्रू जोर लगवाया, उन्होंने नहीं, आप नेहरू को एक्सेप्ट करेंगे। और सब लोग ठीक है महात्मा जी आप कह रहे हैं तो हम कुछ नहीं बोलते। और बहुत नेचुरली खुंदक तो आई होगी सरदार पटेल बेचारों को, इलेक्ट मैं हुआ, सिलेक्ट ये हुए, जैसे इमरान खान हुए हैं बाय द वे। तो साहब एक उनको वो लेके आए नेहरू जी को, और जो हमारा पहला कमांडर इन चीफ था ऑफ द ब्रिटिश इंडियन आर्मी, वो था जनरल सर रॉय बुचर। उसने कहा मेरा नया बॉस आया है, तो अच्छी नई वर्दी निकाल के, बूट चमका के, टोपी डाल के, बेचारा फाइल पकड़ के आया, केन लेके आया, सैल्यूट किया अपने प्राइम मिनिस्टर को, नौकरी तो बनानी होती है साहब। तो सैल्यूट करके आया साहब, बोले हाँ जी क्या लेके आए जनरल साहब? तो बोले कि साहब ये एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन प्लान्स ऑफ द इंडियन आर्मी। जनरल, आई डोंट नीड एन आर्मी, दिस इज अ पीसफुल कंट्री, आई ओनली नीड द पुलिस, हु नीड्स यू, गेट आउट। इस बेचारे जो जनरल रॉय सर रॉय बुचर था, उसके चेहरे पे जो भाव आया उस वक्त, ये प्रधानमंत्री है। जब वो ऑफिस के बाहर आया तो किसी उसके जूनियर एडीसी ने पूछा सर क्या हो गया, यू सीम टू हैव सीन अ घोस्ट। तो वो कहता कि जी ऐसा ही कुछ है। कहता अच्छा मैं तो जा रहा हूं, अभी इनको संभालने दो अपना। अगर सरदार पटेल ना होते आपकी फौज डिसबैंड कर दी गई होती। डू यू नो दिस? 2 चीजों ने आपको बचाया, एक पाकिस्तान ने, एक सरदार पटेल ने। पाकिस्तान ने हमला कर दिया, उन्होंने नहीं इंतजार किया, उन्होंने शांति के नारे नहीं लगाए। लेकिन जो कुछ भी आप कह दो, उनमें इतनी तो शर्म थी कि आजाद पाकिस्तान का जो पहला गवर्नर जनरल था वो एक मुसलमान था, जिना। और हमारा कौन था? लॉर्ड लुई माउंटबेटन। प्यार था साहब, इश्क 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 था। लेडी माउंटबेटन को दूर थोड़ी ना जाने दिया जा सकता है। तो पहले आप रहिए साहब। अरे यार हम मर गए, 26,000 हमारे शहीद हो गए इनको निकालने के लिए, और तुम यहाँ रोक के वो खानदान को यहाँ रोक के हमारे ऊपर राज कराने के लिए बिठा रहे हो। और जब पार्टीशन की रॉयट्स हुई तो इन्होंने उसको बोल दिया एक मीटिंग में, यू प्लीज हैंडल, आर यू श्योर यू आर द प्राइम मिनिस्टर? वो भी सरकास्टिकली बोला माउंटबेटन, जवाहरलाल यू आर द प्राइम मिनिस्टर, यू वांट मी टू टेक चार्ज? नहीं जी हमारी तो, यार ये तो हाल है। ऐसी आप पे सरकार थोपी गई जो हिंदुस्तान का मिलिट्री पोटेंशियल न्यूटर कर दे। तो बिल्कुल यही हुआ। अगर पाकिस्तान ना होता, इन्होंने हमारी फौज की ऐसी तैसी कर देनी थी। ठीक है साहब, ये गांधीवाद जो था इसने हमारी फौज का सफाया कर देना था। और पाकिस्तान के टैंक वाकई 1965 में दिल्ली में आके नमाज पढ़ते। ये इस किस्म की ट्रेचरी हमारे साथ हुई। और एक भगवान का लाख शुक्र है पाकिस्तान का, जिसने हमको लड़ना सिखाया, मार लगाता रहा जब तक कि लड़ने को राजी नहीं हुए अपनी जान बचाने के लिए ही। और दूसरा एक चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी, 1962 में उन्होंने ऐसी करारी लात मारी कि ये नेहरू परिवार का जो उस वक्त हाल था, कभी अमेरिका को अपनी ट्रूप्स भेजो, अपने जहाज भेजो, बोलिए आपकी एयरफोर्स कहां है, आपने लगाई? तुम्हारे पास इतनी बड़ी एयरफोर्स है, तुमने लगाई? 1962 में नहीं लगाई साहब, बिठा के रखा। और अब अमेरिकी एयरफोर्स मार रहे हो, रॉयल एयरफोर्स मार, मतलब इट वाज तमाशा। थैंक गॉड 1964 में वो अल्लाह ताला को प्यारे हो गए, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और हमें बख्शा। और 10 साल में ये देश रीमिलिटराइज हुआ। 65 की लड़ाई में हमने पाकिस्तान के साथ ड्रॉ हुआ, लेट्स नॉट बी बीट अराउंड द बुश, ठीक है साहब। और 71 तक हमारे जर्नल, हमारे लड़के सब सीख चुके थे और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। चंद्रगुप्त मौर्य की विजय के बाद अगर पहली बड़ी विजय हुई है तो वो 1971 में हुई। 1971 में कहने को मैं ये कह रहा हूं, देवी और सज्जनों, हमारे देश के साथ धोखा हुआ। नेताजी जिन्होंने आपको आजाद कराया वो ताइपे ताइवान नहीं गए थे। जो कांपेताई जापानीज इंटेलिजेंस थी, उन्होंने पहले से उनके लिए प्लान बना रखे थे। उनको एक मित्सुबिशी बॉम्बर में बिठा के वो साइगॉन से मंचूरिया ले गए थे। एक रशियन स्पीकिंग जापानीज जनरल उनके साथ था जो इंटरप्रेटर का काम करना था। वो लैंड किए मंचूरिया में और वहां से वो सीधा रूसियों के पास गए। ओम्स्क शहर साइबेरिया में, जहां की रशियन गवर्नमेंट मूव करी थी वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम, ठीक है, ओम्स्क साइबेरिया, वहां पे आजाद हिंद फौज की एम्बेसी थी। आप जानते हैं वहां दूतावास था आजाद हिंद फौज का, ठीक है साहब। और वहां पे काटो कानो नाम का कोड नेम था उसका, वहां पे एम्बेसडर था। नेताजी सीधे उसके पास गए, जो सोना दिया था भारतीय मूल के लोगों ने वो साथ ले गए ताकि अगर नई फौज खड़ी करनी पड़े तो उसके लिए पेमेंट करेंगे। वहां रहे, 3 ब्रॉडकास्ट उनके यहां पे रिकॉर्ड हुए हैं। उनके 3 ब्रॉडकास्ट रिकॉर्ड हुए हैं, 7 दिसंबर 1945, जनवरी 1946 और लास्ट ब्रॉडकास्ट रूस से 18 फरवरी 1946। उसके बाद तब तक अंग्रेजों को बिल्कुल क्लियर पता चल गया था। अब तो रेडियो ब्रॉडकास्ट भी थे, एविडेंस लेके पहुंच गए स्टालिन के पास कि साहब ये तो हिटलर का साथ दिया इसने, तुम्हारा जानी दुश्मन, इसका कुछ करो। वो जॉर्जिन आए ऐसा, अब वो था खुंदकी, सीधा लेज़नविस्की प्रिजन, सेल नंबर 45 साइबेरिया। यहां होम मिनिस्टर, होम सेक्रेटरी जो था मूडी अंग्रेजों का, वो लिखता है लेट हिम बी वेयर ही इज,
ये लिखित है, मैं मुंह से नहीं कह रहा साहब, इट्स नॉट आपने मेरे को बताया, मैंने मेरी मम्मी को बताया, मम्मी ने मेरे पोते को बताया, डायरेक्ट रिटन रिकॉर्डेड एविडेंस। लेट हिम बी वेयर ही इज। हिंदुस्तान में कोई जेल नहीं जो उसे रोक सके, हिंदुस्तान में पुष्पिंदर कोई जेल नहीं जो उनको रोक सकती थी अंदर, ठीक है साहब। और वहां पे उन्होंने सिर्फ एक चीज मांगी जो मेरी रिसर्च अभी तक मुझे बताती है, वी वांट टू इंटेरोगेट, हम नेताजी को इंटेरोगेट करना चाहते हैं। आप इंटेरोगेशन का मतलब जानते हैं? नहीं जानते तो यहां फौजियों से पूछिए, पूछिए इनसे इंटेरोगेशन का क्या मतलब होता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, कटु सत्य यह है कि उनको टॉर्चर करके मारा गया। और जो ये कहानी थी प्लेन क्रैश की, जो जापानियों ने छोड़ी थी डिसेप्शन के तौर पे ताकि अंग्रेज उनके पीछा ना करें, उसको अंग्रेज ने उठाया। भाई जो मर चुका है वो चीख थोड़ी ना मारेगा। और आप और मैं, हम हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे। जब जिस इंसान ने आपको आजादी दी उसे यत्नाएं देकर प्लास्टिक का बैग्स आखिर में सिर पे लाके दम घोट के मार डाला गया हो। हम सारे इस मर्डर में शामिल हैं अपनी चुप्पी के मारे। और 70 साल के बाद भी आप चुप हो, लेकिन हम आपको चुप नहीं रहने देंगे। हम फौजी ने अब ये ठान लिया है साहब, हम आपको चुप रहने नहीं देंगे। बहुत अच्छा कहा हमारे मिश्रा जी ने कि साहब अभी समय है। हाँ अब समय है। 14 अक्टूबर इस साल हम तमाम स्टेट कैपिटल्स में हमारी जो वेटरन्स इंडिया है, हमारी जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस आईएनए ट्रस्ट है, आपकी कर्नल साहब की जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, हम लोग एकजुट होकर मिलकर, अलग अलग करेंगे तो बारिश जैसे कोई असर नहीं होगा, इकट्ठे बनोगे तो जलप्रपात बनेगा जो फाड़ देगा डैम की दीवार को भी। हम लोग सारे स्टेट कैपिटल्स में चलो दिल्ली का नारा लगा के वहां से लोग ला रहे हैं दिल्ली। सारी स्टेट कैपिटल्स में कोई संगठन की जरूरत नहीं है आपके, हम सिर्फ चाहते हैं, जैसे कर्नल साहब बहुत अच्छी तरह से बोलते हैं, अगर आप जय हिंद बोलने को तैयार हो आप जुड़ जाओ। तुम फौजी हो, तुम नहीं हो, तुम सिविलियन हो, तुम कुछ भी हो, आप हमारे सैनिक। जो जय हिंद बोलने को तैयार हो आ जाए, जहां भी हो 10 15 20 इकट्ठे करो जिस भी शहर में। लेकिन 14 अक्टूबर को पहला चलो दिल्ली अभियान शुरू होगा और 21 अक्टूबर को जो कि नेताजी आजाद हिंद फौज की 75वीं वर्षगांठ है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हुकूमत अर्जी आजाद हिंद सिंगापुर में 1943 में नेताजी ने आजाद हिंद सरकार की गठन करी थी, अपने नोट्स दिए थे, अपनी स्टैंप्स दी थी और ब्रिटेन और अमेरिका पे वॉर डिक्लेयर किया था। और इसके चलते ही आईएनए के सिपाही बचे, इन्हें कोई भागा साहब हमको तो देयर वाज अ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, आई एम लीगली एंटाइटल्ड टू फाइट। ये ओथ शोथ छोड़ो। अब साहब हमें बताया जा रहा है, हमने बोला साहब प्लीज 4 साल से मैं लगा हूं, गवाह हैं ब्रिगेडियर चिकारा साहब, 4 साल से मैं लगाऊं, कभी आर्मी चीफ, कभी रक्षा मंत्री, कभी ये कभी वो, कि भाई जो बेचारे बचे खुचे हमारे आजाद हिंद फौज के सेनानी हैं, रिपब्लिक डे पे आप उनको, जो परमवीर चक्र के विजेता आते हैं जीपों पे, हमारे इन वृद्ध सेनानियों योद्धाओं को ला नहीं सकते, उनकी आंखें गीली हो जाएंगी। अब ये नहीं कर सकते, अब ये नहीं कर सकते। आप, हमने बोला कि तुम उनको पैसा दो, मरो तुम अपना पैसा देकर, शव इट अप वेयर द सन डोंट शाइन, फौजी भाषा के अंदर। लेकिन इनको इज्जत देने में तुम्हारा कुछ जेब से जाता है, आप इनको नहीं ला सकते राजपथ पे। क्यों? और नहीं तो क्यों? किसका डर है? अंग्रेज सरकार नाराज हो जाएगी तुमसे कि हमको किसी ने एक आर्गुमेंट दिया, अरे साहब इन्होंने तो गद्दारी करी थी। क्या 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 किससे? आप कहना चाहते हैं कि इन्होंने अपनी ओथ वायलेट करी साहब, जो इन्होंने ब्रितानवी सरकार हुकूमत ब्रिटानिया क्वीन एलिजाबेथ और किंग जॉर्ज 2 के नाम पे ली थी। जब मेरा देश है तो किंग जॉर्ज 2 कौन होता है? मेरा देश के लिए मैं लड़ूंगा। मैं किसी का भाड़े का पिट्ठू नहीं हूं कि मैं अंग्रेज सरकार के लिए अपनी ओथ पे मैं कायम रहूंगा। अगर मेरे देश का सवाल है, भाड़ में गई तेरी ओथ, मैं ये लेके ऐसे पांव से कुचलता हूं, अभी लिखी तेरी ओथ। आप कह रहे हो कि 70 साल आजादी के बाद 71वें साल में तुम आए नहीं कि उसको रिपब्लिक डे परेड पे नहीं ला सकते। चलिए साहब यही बात रही, हम साहब रहे बेवकूफ आम हिंदुस्तानी, बड़े बड़े शातिर दिमाग सारे हमारी सरकारों में बैठे हैं, वो हमें कह रहे हैं तुम बेवकूफ। हाँ साहब हम बेवकूफ हैं, बट वी आर इमोशनल ब्लडी फूल्स। और हम देखेंगे कि आप लाओगे। You will get the INA veterans. Otherwise, Dr. Subramaniam Swamy and I, we will take you to court. आपको सिर्फ कोर्ट की भाषा समझ आती है। और उसके पहले हमारी आपसे हाथ जोड़कर विनती, आप एक हैं यहाँ, आपके परिवारजन 10, 15, 12 बड़े बड़े परिवार हैं भारतवर्ष में, आप प्लीज सबको लेके आइए। 21 अक्टूबर को हमने सरकार से मांग करी है कि सरकार एक फंक्शन करे, या प्रधानमंत्री जी या राष्ट्रपति जी तिरंगे झंडे को लहराएं ऑन द 75th एनिवर्सरी ऑफ हुकूमत आजाद हिंद फॉर्मेशन। लेकिन अगर कुछ नहीं हुआ तो आप समझते हैं कि ये खाली चला जाएगा? जी नहीं, हम करेंगे, हम याद करेंगे। We will not forget and we will not forgive. हम भूलेंगे नहीं और हम कभी माफ नहीं करेंगे। जो गद्दारी तुमने करी है, जिसे तुम छुपा रहे हो, कि कितने सारे नौकरशाहों का, कितने सारे इंटेलिजेंस ब्यूरोज के चीफ का नाम आज कीचड़ में होगा अगर असलियत आ जाए सामने। आप छुपा रहे हो, लेकिन आप हमेशा के लिए नहीं छुपा सकते। जितना ज्यादा छुपाओगे, ये अंदर राक्षस तुम्हारी पेट में बढ़ेगा और ये फूट के बाहर निकलेगा। और जनता का जब समुदाय यहां आ जाएगा, द वॉइस ऑफ द पीपल इज द वॉइस ऑफ गॉड। आपकी जन साधारण की आवाज भगवान की आवाज। अब प्लीज एकत्रित होइए और 21 अक्टूबर को अगर सरकार कुछ नहीं करती, इंडिया गेट पे हम इकट्ठे हो रहे हैं
अच्छे खुले मैदान हैं, जितने मर्जी आप चाहते हैं आप वहां ला सकते हैं। आइए हमारे साथ जुड़ जाइए और जरा अपनी आवाज उठाइए। आप टुडे यू आर एम्पावर्ड बाय द नेट। आपकी